Hello everyone, this is Kritika and welcome back to our YouTube channel Rules of Commerce. In the last class we have studied what is market, and for today we are studying about what is demand, law of demand, factors affecting demand, individual demand, market demand and so on. तो let's study what is demand. Demand क्या है? आपका जो बिहेवियर है किसी सामान को लेके, जो आपकी विलिंग है, your ability to buy something, your willingness to buy something is demand. डिमांड क्या है? आपकी मांग, आप जो सामान को खरीदना चाहते हैं, आपको जो चाहते खरीदने की, या आपकी एबिलिटी, आप उसको खरीदते हैं, वो सभी डिमांड होता है. तो हम देखते हैं डिमांड क्या होता है. डिमांड फॉर अ कमोडिटी, ऑब्वियसली डिमांड इज ऑलवेज फॉर अ कमोडिटी, इज द क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी. आप डिमांड तो रहेगा आपका, लेकिन आपका क्वांटिटी भी डिमांडेड रहे. ऐसा तो नहीं आपको अनलिमिटेड क्वांटिटी चाहिए होगी किसी भी कमोडिटी की, नहीं. हमेशा इंसान की चाहत होती है 2, 4, 5, जो भी आपकी डिमांड होगी उस अकॉर्डिंग आपकी विलिंग होगी उस कमोडिटी को खरीदने की. डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज द क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी विच एन इंडिविजुअल यहाँ पे कौन है? आपका बायर मतलब आपका कंज्यूमर, जो इंसान उसको कंज्यूम कर रहा है, उसको उपभोग कर रहा है, is willing to purchase at different prices within a given period of time. अभी मुझे इस मार्कर की ज़रूरत है, ये मार्केट में 10 में मिले या 5 में मिले, मैं तो खरीदूंगी क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है. at given period of time मुझे इस मार्कर की ज़रूरत है तो मैं इसे खरीदूंगी. तो डिमांड क्या होता है? डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज द क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी विच एन इंडिविजुअल और बायर कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज. जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जिसे आपको लिखना ही है डिमांड के डेफिनेशन में, एंड देन आपका डिमांड का डेफिनेशन कंप्लीट होता है. इज विलिंग टू परचेज एट डिफरेंट प्राइसेस, अलग अलग प्राइसेस पे आप विलिंग, आपकी चाहत है खरीदने का, एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उस पीरियड ऑफ टाइम में. तो दिस इज कॉल्ड डिमांड. अब डिमांड जो है वो 2 तरीके का होता है. डिमांड इज ऑफ 2 टाइप, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड. व्हाट इज एन इंडिविजुअल डिमांड? इंडिविजुअल डिमांड मीन्स अ डिमांड ऑफ अ पर्सन, किसी एक इंसान, एक कंज्यूमर की जो डिमांड होगी उसे हम बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड, एंड जो मार्केट की डिमांड होगी उसे हम बोलेंगे मार्केट डिमांड. तो हम देखते हैं मार्केट डिमांड की डेफिनेशन क्या है. मार्केट डिमांड मीन्स द टोटल क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी. कमोडिटी का जो टोटल क्वांटिटी, दैट ऑल इट्स बायर्स. मार्केट की बात करें तो ऑल इट्स बायर्स, पूरे कंज्यूमर्स. अभी हम जब इंडिविजुअल डिमांड की बात करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट अ कंज्यूमर. जस्ट इसी मार्केट डिमांड का डेफिनेशन में अगर हमने बायर्स, ऑल इट्स बायर्स की जगह अगर लिख दिया टू दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज एट डिफरेंट प्राइस ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो वो होता है इंडिविजुअल डिमांड. मार्केट डिमांड होता है मीन्स द टोटल क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी का टोटल क्वांटिटी. मार्केट है मतलब डिफरेंट लोग हैं, अलग अलग लोग हैं. मार्केट में अगर 100 लोग हैं तो हो सकता है डिमांड भी 100 हो या फिर मोर देन दैट हो, क्योंकि किसी को एक सामान ज़रूरत होगा, किसी को उसी कमोडिटी का 5 यूनिट चाहिए होगा. तो मार्केट डिमांड में हम बोलेंगे टोटल क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी दैट ऑल इट्स बायर्स आर विलिंग टू परचेज एट डिफरेंट प्राइस ओवर गिवन पीरियड ऑफ टाइम. जब भी हम बात करेंगे तो हम लिखेंगे डिफरेंट प्राइस ओवर गिवन पीरियड ऑफ टाइम. एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आपको वो सामान मार्केट में डिमांड होता है. अभी आप देख लो ना, अभी फेस्टिवल आ रहे हैं, दिवाली आ रहा है, तो क्या होगा, आपका क्रैकर्स जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड में रहेंगे. तो मार्केट डिमांड क्या होगा? मुझे 10 क्रैकर्स चाहिए, आपको हो सकता है 100 यूनिट्स ऑफ क्रैकर्स चाहिए, तो मार्केट डिमांड क्या होगा? 300 यूनिट्स हो जाएंगे. तो गिवन पीरियड ऑफ टाइम में मतलब आपको दिवाली के पहले मार्केट में पटाखों की डिमांड्स बहुत रहेगी. जितनी भी क्रैकर्स है, स्वीट्स है, आपको डेकोरेटिव आइटम्स, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगी. बट आफ्टर दिवाली नो आई थिंक द डिमांड फॉर क्रैकर्स विल डेफिनेटली रिड्यूस, क्योंकि एवरीबडी विल नॉट बी नीडिंग क्रैकर्स एनी मोर. तो एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, this is also important at a given period of time and at a different price. आप जिस लोकेलिटी में रह रहे हो सकता है the price of the crackers is cheap. मेरे लोकेलिटी में may be it happen that price of the crackers is higher. तो आपको अलग अलग प्राइस जो है अलग अलग लोकेलिटी में डिफर कर सकता है. तो एट अ गिवन प्राइस आपका प्राइसेस जो है वो डिफरेंट हो सकता है.
इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, जब एक कंज्यूमर के डिमांड की बात करते हैं, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग इन बल्क दैट इज मार्केट डिमांड. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल इट्स बायर्स, ऑल द कंज्यूमर्स, देन इट denotes the market demand, and when we are talking about a consumer then we are talking about an individual demand. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, द फर्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इट्स प्राइस. पहला डिटर्मिनेंट क्या है हमारे डिमांड का, प्राइस. सब कुछ प्राइस से ही हम रिलेट करके देखने वाले हैं डिमांड. अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, हम ये अज्यूम करते हैं कि बाकी चीज़ें जो हैं वो कांस्टेंट हैं. जब द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर राइजेज, एंड व्हेन द प्राइसेस राइजेज इट्स क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स. मतलब जब प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो डिमांड आपका घट जाता है, एंड प्राइसेस जब डिक्रीज होता है तो आपका डिमांड इंक्रीज हो जाता है. दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट. प्राइस एंड डिमांड, P इज डोनेटेड फॉर प्राइस एंड D इज फॉर डिमांड. आपका जब प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो डिमांड घट जाएंगे, एंड व्हेन द प्राइसेस डिक्रीजेज डिमांड इंक्रीजेज. दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट. प्राइस एंड डिमांड जो है वो इनवर्सली रिलेशनशिप है इनका. इन अदर वर्ड देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड. हमारा जो क्वांटिटी डिमांडेड है और जो प्राइस है उन दोनों का रिलेशनशिप कैसा है, इनवर्स रिलेशनशिप. देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द कमोडिटी डिमांडेड. व्हाट डू वी मीन बाय द क्वांटिटी डिमांडेड. क्वांटिटी डिमांडेड से हम क्या बताना चाहते हैं, द अमाउंट ऑफ अ गुड दैट बायर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज. क्वांटिटी डिमांडेड होता है अमाउंट ऑफ द गुड, एक सामान जितना आपको क्वांटिटी नीडेड है, जितना यू आर विलिंग टू परचेज एंड एबल टू बाई इज द क्वांटिटी डिमांडेड. हो सकता है आपको जरूरत होंगे 100 यूनिट्स ऑफ क्रैकर्स एंड मुझे 50 यूनिट्स ऑफ क्रैकर्स. आपको 10 यूनिट्स ऑफ स्वीट्स चाहिए होंगे और मुझे 100 यूनिट्स ऑफ स्वीट्स. तो it is all about my willingness to purchase sweet and your willingness to purchase crackers. तो quantity demanded क्या होगा, your willingness to purchase and your ability to buy. Next आता है, what are the factors on which demand is dependent. डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स. बहुत सारे फैक्टर्स पे हमारा डिमांड जो है ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड करता है. देन व्हाट आर दोज फैक्टर्स, दोज फैक्टर्स आर, देयर आर 4 फैक्टर्स वी आर टॉकिंग हियर, एंड द फर्स्ट फैक्टर इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी. मैंने आपको बहुत बार बताया है, जब भी हमारा डिमांड बढ़ेगा, जब भी प्राइसेस बढ़ेंगे तो डिमांड घटेंगे, एंड प्राइसेस घटेंगे तो डिमांड बढ़ेंगे. दैट इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. प्राइस ऑफ द कमोडिटी में यू हैव टू एक्सप्लेन कि अगर प्राइसेस विथ P आई एम डिनोटिंग प्राइस एंड D इज फॉर द डिमांड. जब भी आपके प्राइसेस बढ़ेंगे, प्राइसेस अगर बढ़ रहे हैं, prices are increasing and demand are decreasing, prices are decreasing and demand are increasing, they are inverse relationship between the price and the demand for the commodity. What is the next factor? Next factor is income of the individual consumer. अब जो हमारी इनकम है वो भी हमारे डिमांड को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है. डिमांड को कैसे इफेक्ट करती है, अगर मेरे पास 100 रुपये हैं तो मेरा क्या होगा, डिमांड जो है हो सकता है मेरे लिए कम होगा. 100 रुपये में जितनी चीज़ें खरीद पाऊंगी उतनी खरीदूंगी ना. अगर 1000 रुपये मेरा इनकम हो जाएगा तो मेरा डिमांड सर्टेनली बढ़ जाता है. अगर आपका इनकम बढ़ता है तो आपका डिमांड भी बढ़ेगा, इनकम घटेगा तो डिमांड भी घटेगा. मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है. इनकम अगर आपका, इनकम और डिमांड, इनकम बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा. अब इनकम ऑफ द इंडिविजुअल कंज्यूमर में हम बात कर लेते हैं 2 टाइप ऑफ गुड्स, दैट इज नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स. नॉर्मल गुड्स क्या होता है और इंफीरियर गुड्स क्या होता है, लेट्स टॉक ऑन दिस. नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स. नॉर्मल एंड इंफीरियर. जब आपकी इनकम बढ़ती है, इनकम आपकी बढ़ेगी तो आपके नॉर्मल गुड्स का डिमांड भी बढ़ेगा. जब इनकम इंक्रीज करेगा तो डिमांड फॉर द नॉर्मल गुड्स विल ऑल्सो इंक्रीज. बट जब आपका इनकम घटेगा
तो इन्फीरियर गुड्स का डिमांड बढ़ेगा, इन्फीरियर गुड्स का डिमांड बढ़ेगा। सिंपल सा बात है, मेरे पास 10 रुपीज़ है, मैं एक नॉर्मल पेन खरीदूंगी क्योंकि मुझे लिखना है, तो मैं एक नॉर्मल पेन खरीद लूँगी। मेरे पास 10 ही रुपीज़ है, मेरा इनकम ही 10 है, तो मैं नॉर्मल पेन से लिख रही हूँ क्योंकि मुझे लिखना है। बट अगर मुझे 100 रुपीज़ मेरा इनकम हो गया तो आई विल स्विच टू अ बेटर पेन। हो सकता है मैं एक पार्कर पेन खरीद लूँ, पेरिकार्डिन, कोई भी एक अच्छे ब्रांड का पेन खरीद लूँगी। तो जब भी हमारा इनकम क्या होता है, आपका बढ़ता है, तो इन्फीरियर गुड्स का डिमांड घट जाता है। इनकम घटता है तो इन्फीरियर गुड्स का डिमांड बढ़ जाता है। नॉर्मल गुड्स के साथ क्या होते हैं, जब भी आपके इनकम बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ता है, इनकम घटता है तो डिमांड भी घटता है। मतलब नॉर्मल गुड्स में आपका रिलेशनशिप जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है और इन्फीरियर गुड्स के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। इन्फीरियर गुड्स के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। इनकम आपका बढ़ेगा तो आप स्विच कर जाते हो नॉर्मल गुड्स की तरफ, और इनकम जब घटता है तो आप इन्फीरियर गुड्स, मतलब इनकम बढ़ने पे आप क्या करोगे, इन्फीरियर गुड्स का डिमांड घट जाता है। इनकम अगर आपका घटता है तो इन्फीरियर गुड्स का डिमांड बढ़ जाता है। और इन्फीरियर गुड्स एंड नॉर्मल गुड्स, ये जो डेफिनेशन है ये पर्सन टू पर्सन, कंज्यूमर टू कंज्यूमर ये डिफरेंट होता है। हो सकता है आपके लिए ये मार्कर इन्फीरियर गुड्स हो बट मेरे लिए ये नॉर्मल गुड है। आपके लिए जो चीज़ें इन्फीरियर है जरूरी नहीं है कि किसी और के लिए वही चीज़ें इन्फीरियर गुड्स हों, क्योंकि इट इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन इनकम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मैंने लेक्चर 1 में आपको बताया था सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में हम यही यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, मुझे टी और कॉफ़ी दोनों सब्स्टिट्यूट है, मतलब दोनों में से कोई एक भी मिल जाएगा तो काम चलेगा। रिप्लेसमेंट, सब्स्टिट्यूट मतलब रिप्लेसमेंट। अगर मुझे टी पीने का मन कर रहा है तो हो सकता है टी नहीं मिला तो मैंने कॉफ़ी पी लिया, कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है कॉफ़ी नहीं मिला तो टी पी लिया। सॉफ्ट ड्रिंक का हमने एग्जांपल लिया था, अगर मुझे मिरिंडा पीने का मन है, मिरिंडा नहीं मिला तो स्प्राइट पी लिया, दोनों तो सॉफ्ट ड्रिंक है। आपको पेप्सी नहीं मिला तो आप कोक पी लो, कोक नहीं मिला तो पेप्सी। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, जब हम रिलेटेड गुड्स की बात कर रहे हैं, रिलेटेड गुड्स की बात करेंगे हम, जब एस है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड सी इज कॉम्प्लीमेंट्री। जस्ट टू सेव माई प्लेस, यहाँ पे प्लेस थोड़ा कम है इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होंगे, अगर टी का प्राइसेस बढ़ेगा तो आप कॉफ़ी पे स्विच कर जाओगे, अगर कॉफ़ी का प्राइसेस बढ़ेगा तो आप टी पे स्विच कर जाओगे। अगर टी की प्राइस, टी एंड कॉफ़ी दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स। प्राइस की बात करें, अगर टी का प्राइस बढ़ गया तो आप कॉफ़ी की तरफ चले गए, कॉफ़ी का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो आप टी की तरफ आ जाते हो। टी का प्राइसेस बढ़ गया तो आपने कॉफ़ी खरीद ली, कॉफ़ी का प्राइसेस बढ़ गया तो आपने टी खरीद ली। हम प्राइस की बात कर रहे हैं ना, तो जब कॉफ़ी का प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, टी आप खरीदने लगोगे। जब भी सब्स्टिट्यूट गुड्स में किसी एक का प्राइस बढ़ जाता है तो द नेक्स्ट गुड का डिमांड जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि किसी एक का प्राइस इंक्रीज हुआ है तो आप नेक्स्ट गुड में स्विच कर जाते हो। तो अगर टी का प्राइसेस जो है, अगर हम फिगर्स से अच्छा अगर हम न्यूमेरिकल्स लेके चले, टी एंड कॉफ़ी, टी जो है वो 10 रुपीज़ का मिलता है, कॉफ़ी भी 10 रुपीज़ का मिल रहा है, तब तो आप टी भी पी सकते हो, नहीं तो कॉफ़ी भी पी सकते हो, आपकी मन। आपको टी पीने का मन है आप टी पी लो, कॉफ़ी पीने का मन है कॉफ़ी पी लो। बट अगर टी जो है वो 15 रुपीज़ का हो गया तो आप क्या करोगे, कॉफ़ी पीने लगोगे। मतलब यहाँ पे कॉफ़ी का डिमांड जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि टी का प्राइसेस बढ़ गया तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई। और अगर कॉफ़ी यहाँ पे 20 का हो जाता और टी का प्राइस सेम रहता तो आप क्या करते, आप टी की तरफ स्विच कर जाते, टी की तरफ स्विच कर जाते। तो टी और कॉफ़ी, जब भी आप सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करेंगे मतलब रिप्लेसमेंट है, आपका दोनों में से किसी भी गुड्स के साथ काम चल सकता है, टी या फिर कॉफ़ी। आपको टी पीना है आप टी पी लो, कॉफ़ी पीना है पी लो। बट जब प्राइसेस बढ़ती है सब्स्टिट्यूट गुड्स में किसी भी एक गुड्स की, तो नेक्स्ट गुड्स का डिमांड जो है, एक प्रोडक्ट का अगर डिमांड बढ़ता है तो नेक्स्ट का डिमांड हाई होता है, क्योंकि आप रैशनल लोग क्या करते हैं वही करेंगे ना। अगर इसका दाम बढ़ गया तो आप वो खरीदने लगो। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ब्रेड एंड बटर, पेट्रोल एंड कार, मैंने मोबाइल फ़ोन एंड सिम कार्ड का एग्जाम्पल दिया था। ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होंगे कि अगर
टी एंड शुगर। अगर ब्रेड का दाम बढ़ गया है तो आप बटर का कंजम्पशन आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप ब्रेड ही नहीं खरीद तो आपको बटर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोनों का डिमांड जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है। जस्ट एक का प्राइसेस इंक्रीज करने से डिमांड जो है दोनों कमोडिटी की डिक्रीज कर जाती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब दोनों साथ में चलेंगे, दोनों साथ में ज़रूरत पड़ेगा, किसी एक के साथ आप नहीं कर सकते हो काम अपना। अगर ब्रेड और बटर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, टी एंड शुगर, पेट्रोल एंड कार, तो क्या है, अगर आप सिर्फ कार रख के क्या करोगे अगर उसमें पेट्रोल ही नहीं है तो अगर पेट्रोल का दाम, अगर कार का दाम बहुत बढ़ गया तो पेट्रोल की कंजम्पशन भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो पेट्रोल का भी डिमांड घट गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में ये होता है। रिलेटेड गुड्स की जब हम बात करेंगे तो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, आपको प्राइस डिमांड्स के बारे में बात करनी है। नेक्स्ट है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल। अब इससे भी हमारा जो डिमांड है वो काफ़ी अफेक्टेड होता है। हो सकता है आपका जो टेस्ट है वो मेरा टेस्ट नहीं है, तो मुझे जो पसंद है, मुझे अगर डेयरी मिल्क पसंद है तो मैं डेयरी मिल्क खरीदती जाऊंगी, बट आपको नहीं पसंद तो आप नहीं खरीदोगे, तो डेयरी मिल्क का डिमांड बढ़ रहा है। मुझे ये चीज़ पसंद है क्योंकि टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल, हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, मुझे जो पसंद है वो मैं खरीदूंगी। रादर आपके प्राइसेस क्या हैं, तो ये था टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड भी यही बोलता है कि जब आपके प्राइसेस इंक्रीज करते हैं तो डिमांड डिक्रीज करता है, और आपकी प्राइसेस जब डिक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज करता है। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द डिमांड। The law of demand states that other things remaining the same। जब भी आप law of demand लिखोगे तो other things remaining the same लिखना बहुत important है, क्योंकि आप बाकी सारी चीज़ों को constant मान के सिर्फ price and demand पे focus कर रहे हो। More quantity of a commodity is purchased at a lower price। जब prices कम होंगे तो क्या होता है, हमारा demand बढ़ता है। जब prices आपकी कम होती है तो डिमांड क्या होता है, इंक्रीज करता है। जब प्राइसेस बढ़ती है तो डिमांड डिक्रीज करता है। लॉ ऑफ डिमांड हमें यही बताता है। एट ए लोअर प्राइस एंड लेस क्वांटिटीज परचेज एट अ हायर प्राइस। हम कम सामान खरीदते हैं जब प्राइसेस उसकी बढ़ जाती है। इन अदर वर्ड्स इट स्टेट्स दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स डिमांड। द लॉ ऑफ डिमांड कैन बी शोन बाय ए शेड्यूल एंड अ कर्व। लॉ ऑफ डिमांड को हम शेड्यूल और कर्व से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम आगे ये पढ़ने वाले हैं। द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो डिमांड का कर्व होता है वो स्लोप्स कैसा होता है, डाउनवर्ड, उसका स्लोप जो है डाउनवर्ड। द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब डिमांड कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्यों, बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ diminishing marginal utility, because of the law of diminishing marginal utility। अब diminishing marginal utility क्या होता है ये भी मैं आपको अभी बताती हूँ। डिमांड कर्व जो है वो होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। इट इज़ ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझने से पहले हमें ये समझना होगा यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, एंड देन हम समझेंगे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। ये आपके सिलेबस का ही पार्ट है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। हमें इक्विलिब्रियम पढ़ना है, उसी के अंदर ये सब टॉपिक कवर्ड हो जाएंगे। तो देखते हैं कि कंज्यूमर कौन होता है। कंज्यूमर एक ऐसा इंसान होता है जो अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता है, उसे हम कंज्यूमर बोलते हैं। तो कंज्यूमर इज़ वन हु बाई गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। अब स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर का जो बिहेवियर होगा उसकी हम स्टडी करेंगे। उसका देयर आर टू टाइप ऑफ स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, दैट इज cardinal utility approach, that can also be called as utility approach, and ordinal utility approach, that can also be called as indifference curve approach। cardinal utility approach या फिर utility approach both are the same। utility approach क्या होता है, utility approach expressing something in numbers। जब हम किसी भी चीज़ को नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं तो हम बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच।
Cardinal utility approach, it provides an explanation to the consumer's equilibrium. कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का एक्सप्लेनेशन होता है यूटिलिटी अप्रोच में बाय मेकिंग यूज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, मतलब हमें यहाँ पे यूटिलिटी समझना होगा, टोटल यूटिलिटी समझना होगा, मार्जिनल यूटिलिटी समझना होगा, एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इन सबको जब हम समझते हैं तो ऑल दैट कम्स अंडर यूटिलिटी अप्रोच। यूटिलिटी अप्रोच, अब आप सोच रहे होंगे कि यूटिलिटी क्या होता है। यूटिलिटी होता है, यूटिलिटी इज द मोस्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। जब आप एक एग्जांपल लेते हैं, जब आपने एक एप्पल कंज्यूम किया तो आपकी यूटिलिटी 20 आई, जब आपने सेकंड एप्पल कंज्यूम किया तो आपकी यूटिलिटी हो सकता है 30 आ जाए, थर्ड एप्पल में आपकी यूटिलिटी 40 आ जाए। हम जो यूटिलिटी की बात कर रहे हैं दैट इज़ यूटिलिटी यूटिलस। यूटिलस होता है यूटिलिटी को मेज़र करने का। आप यूटिलिटी कैसे मेज़र करते हो? यूटिलिटी मेज़र करते हैं जैसे हम अपना वेट मेजर करते हैं केजी में, उसी तरह से यूटिलिटी को हम मेजर करते हैं यूटिलस में। तो ये होता है आपका 20 यूटिलस। हमने एक एप्पल कंज्यूम किया तो मुझे कितनी यूटिलस यूनिट डिराइव हुई? मुझे 20 यूटिलस डिराइव हुआ, मतलब वो यूटिलिटी मुझे मिला। तो यूटिलिटी इज़ द मोस्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। आपको कमोडिटी जब आप कंज्यूम कर रहे हो तो आपको कितनी सेटिस्फैक्शन होता है? यूटिलिटी होता है आपका अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन डिराइव। यूटिलिटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन डिराइव। टोटल यूटिलिटी क्या होता है? आपका यूटिलिटी का सम होता है टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? जब हम एक एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी को जब हम यूज़ करते तो हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है। यूटिलिटी इज द मोस्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। इन अदर वर्ड्स, utility is the amount of satisfaction which a consumer derives from the consumption of goods. utility क्या है? amount of satisfaction, कितना satisfaction हमें मिल रहा है एक commodity को consume करने से। मैंने एग्जाम्पल में बताया ना, हमने एक एप्पल खाया तो मुझे कितनी सेटिस्फैक्शन मिली? 20। सेकेंड एप्पल खाया तो मेरी सेटिस्फैक्शन 30 हो गई, थर्ड एप्पल खाया तो 40 हो गई। वो इंक्रीज करेगा। एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि यू आर डन, अब आपको नहीं खाना है। यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिलस। यूटिलिटी को हम कैसे मेजर करते हैं? टर्म्स ऑफ यूटिलस में। यूटिलिटी आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, मैंने अभी बताया ना, यूटिलिटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन डिराइव। एक लाइन में यूटिलिटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन डिराइव। टोटल यूटिलिटी क्या होता है? सम ऑफ योर यूटिलिटी। यूटिलिटी का आप अगर सम करोगे तो वो आएगा टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी, एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करने से आपको जो सेटिस्फैक्शन डिराइव होती है। टोटल यूटिलिटी, total utility is defined as the total satisfaction of a consumer obtained from a given amount of a particular commodity. टोटल सेटिस्फैक्शन, हम बात कर रहे हैं टोटल यूटिलिटी, तो यहाँ पे आ गया टोटल सेटिस्फैक्शन। मुझे जो एप्पल दिया गया है उसे खाने से मुझे टोटल सेटिस्फैक्शन कितना आता है, वो होता है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज obtained फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। टोटल यूटिलिटी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी के सारे आप सम अप करोगे जिसे कंजप्शन करने से, उस कमोडिटी के कंजप्शन से जब हमें वो डिराइव होता है सेटिस्फैक्शन। अब हम इसे फॉर्मूला के रूप में बात करते हैं तो टोटल यूटिलिटी TU, N इज द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम। अब आप पहले में आपका यूटिलिटी U1 मतलब यूटिलिटी 1 डिराइव हुआ। आप पहली कमोडिटी की बात कर रहे हैं तो मैंने 1 लिखा, नेक्स्ट कमोडिटी तो U2, U3, U4, आपका इन्फिनाइट नंबर तक आप कितना कमोडिटी यूज़ कर रहे हो। TUN क्या है? टोटल यूटिलिटी फ्रॉम n यूनिट्स ऑफ अ गिवन कमोडिटी। टोटल यूटिलिटी फ्रॉम n यूनिट्स ऑफ अ गिवन कमोडिटी। आपने अगर 40 कमोडिटी यूज़ किया तो उसकी टोटल यूटिलिटी होगा, वो हम TUN बोलेंगे। TU इज द समेशन ऑफ UN। टोटल यूटिलिटी क्या है? समेशन ऑफ
UN क्या है आपका, वो आप कितना कमोडिटी यूज़ कर रहे हो। N क्या था हमारा, नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि कंज्यूमर क्या होता है, एक ऐसा इंसान जिसने गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा है अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। अब कंज्यूमर का दो तरीके का बिहेवियर होता है, एक होता है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और एक होता है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हम समझेंगे, अब कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को ही हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी अप्रोच भी बोलते हैं। हम समझेंगे टोटल यूटिलिटी को एक टैबुलर फॉर्म में, कैसे टोटल यूटिलिटी हम कैलकुलेट करते हैं। टोटल यूटिलिटी क्या होता है, टोटल सेटिस्फैक्शन ऑफ अ कंज्यूमर ऑब्टेन फ्रॉम अ गिवन अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। टोटल यूटिलिटी, हमने अभी एग्जांपल लिया था एप्पल्स का, मैंने एक एप्पल कंज्यूम किया तो यूटिलिटी कितनी डिराइव हुई, 20, तो टोटल यूटिलिटी कितनी होगी, 20। नेक्स्ट, मैंने सेकेंड यूनिट ऑफ एप्पल्स कंज्यूम किया तो मुझे यूटिलिटी डिराइव हुई 16 यूटिलस, ये है आपका 16 यूटिलस, मुझे यूटिलिटी डिराइव हुई। जब हम टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम 20 में 16 प्लस कर देंगे, दैट विल कम 36। 20 में हमें 16 प्लस करना है तो हमें टोटल यूटिलिटी आ जाएगा। अब 36 में आप 10 ऐड करो तो 46 में आप 4 ऐड करो तो 50 में आप 0 ऐड करो तो 50। तो इस तरह से आप टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। पहले आपको यूटिलिटी डिराइव वो जो है वो दिया होगा, मैंने एक एप्पल कंज्यूम किया तो मुझे 20 यूटिलस यूटिलिटी डिराइव हुई, हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी आई, 20। सेकेंड एप्पल कंज्यूम किया तो 16 यूटिलस मुझे यूटिलिटी डिराइव हुई, टोटल यूटिलिटी कितना होगा, 20 + 16 36, और इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये था हमारा टोटल यूटिलिटी। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। नेक्स्ट है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी, इट इज़ एन एडिशन मेड टू द टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग एन एडिशनल एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। हमने टोटल यूटिलिटी में कुछ एक्स्ट्रा यूनिट ऐड किए, मतलब हम टोटल यूटिलिटी जो था उसमें कुछ एडिशन ऐड कर रहे हैं, कुछ एडिशन कर रहे हैं, तो वो होगा हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। इट इज़ एन एडिशन मेड टू टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी में हम कुछ एडिशन कर रहे हैं। अब मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है MU, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू चेंज इन TU, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। एक नेक्स्ट फॉर्मूला और है, दैट इज MUN is equal to TUN minus 1। MUN क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम nth यूनिट। TUN क्या होगा, टोटल यूटिलिटी फ्रॉम n यूनिट्स। TUN minus 1 क्या होगा, टोटल यूटिलिटी फ्रॉम n minus 1 यूनिट, एंड n इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन। तो ये था हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ किया है। लास्ट एग्जांपल से ही हम मार्जिनल यूटिलिटी भी कैलकुलेट कर रहे हैं। हमने एक एप्पल कंज्यूम किया था तो टोटल यूटिलिटी आई थी 20, तो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, जब हमने 2 एप्पल कंज्यूम किए तो टोटल यूटिलिटी कितनी आई, 36। तो अब हमें मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी, हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, टोटल यूटिलिटी, चेंज इन टोटल यूटिलिटी। 20 से हम 36 पे पहुंच गए, मतलब कितना चेंज हुआ, 16। 36 माइनस 20 करेंगे तो कितना आएगा, 16। और चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स, हमने यहाँ पे 1 यूज़ कर रहे थे एंड नेक्स्ट में हम 2 यूज़ कर रहे हैं, कितना चेंज हुआ, हमने 1 और ऐड किया, दैट इज 16 इज डिवाइडेड बाई 1, कितना आएगा, 16। थर्ड एप्पल हमने जब कंज्यूम किया तो हमें टोटल यूटिलिटी मिल रही थी 46, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, 36। 46 में से आप 36 माइनस करोगे कितना आएगा, 10। फिर यहाँ पे चेंज इन यूनिट्स कितना है, 1, तो 10। मार्जिनल यूटिलिटी कितनी आई, 10। फिर आप यहाँ पे देखो 1 और यहाँ पे कितना आ रहा है, 46 से आप 50 पे पहुँच गए हो। 4 इज डिवाइडेड बाई 1, दैट इज 4। चेंज इन टोटल यूटिलिटी कितना है, 56 डिवाइडेड माइनस 46, 4, एंड चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स दैट इज 1, तो आपका 4 इज डिवाइडेड बाई 1 कितना होगा, 4।
तो ये है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है ये तो आप समझ गए हैं। अब नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इससे पहले हम ये समझते हैं कि TU टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में भी एक रिलेशनशिप है। मैंने जितने भी टेबल्स बनाए हैं उसका आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हो। रिलेशनशिप क्या है हमारा TU एंड MU के बीच में? सो लॉन्ग एज MU इज़ पॉजिटिव, जब तक हमारा मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तब तक TU क्या होता है, राइज करता है, वो ऊपर जाता है। जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाता है तो हमारा TU जो है वो मैक्सिमम रहता है, और जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाता है तो टोटल यूटिलिटी हमारा गिरने लगता है, वो फॉल्स, वो डिक्रीज करने लगता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। दिस लॉ स्टेट्स दैट as more and more units of a commodity are consumed, the marginal utility obtained from each successive units goes on diminishing. मैंने तो आपको बताया था लास्ट टेबल अगर आप याद करो तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या था, 16 था। फिर आप थर्ड एप्पल जब यूज़ कर रहे थे तो 10 हो रहा था, फिर 4 हो रहा था, मतलब ये डिक्रीज करता जा रहा था। सिंपल से एग्जाम्पल, आपको बहुत प्यास लगी है, आपने 1 गिलास पानी पिया, आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन आएगा, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी काफ़ी हाई रहेगी। आप नेक्स्ट ग्लास पियोगे, वो घटेगी, थर्ड ग्लास में और घटेगी, फोर्थ ग्लास में आप 0 हो जाएगा, मतलब आपका थर्स्ट एकदम मिट चुका है, अब आपको ज़रूरत नहीं है पानी पीने की। तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारा यही बोलता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जैसे जैसे आप एक के बाद दूसरा कमोडिटी यूज़ करते हो तो आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो घटता जाता है। इसीलिए हम इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग मतलब घट रहा है मार्जिनल यूटिलिटी। दिस लॉ स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, आप एक के बाद एक जितना कमोडिटी यूज़ करते जाते हो, आपका सेटिस्फैक्शन जो है द MU obtained फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। जो मार्जिनल यूटिलिटी हम ऑब्टेन करते हैं वो घटता जाता है। आप ऐसा होना चाहिए ना कि आपने 1 एप्पल खाया तो आपको थोड़ा सेटिस्फैक्शन आया, 2 खाया तो और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन आपका बढ़ जाना चाहिए। बट यहाँ पे क्या, मार्जिनल यूटिलिटी की जब हम बात करें, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो हम जैसे जैसे कंजम्पशन अपना बढ़ाते ही जाते हैं यूनिट्स में, हमारा मार्जिनल यूटिलिटी घटता जाता है। आप एग्जाम्पल देख लो, सेम एग्जाम्पल के साथ हम चल रहे हैं। यूनिट्स ऑफ एप्पल कंज्यूम, जब हमने 1 एप्पल खाई थी तो टोटल यूटिलिटी कितनी थी, 20 यूटिलिस, मार्जिनल यूटिलिटी 20। जब हमने नेक्स्ट और 2 एप्पल खा लिए, मतलब टोटल 2 एप्पल, मैंने यूनिट कितना इंक्रीज़ किया, 1 ही यूनिट इंक्रीज़ किया, टोटल यूटिलिटी जो है वो बढ़ के 36 हो गई, बट मार्जिनल यूटिलिटी वो घटने लगी, वो 16 हो गई। आपने जब थर्ड एप्पल कंज्यूम किया तो मार्जिनल यूटिलिटी 10 हो गई, फोर्थ में वो और 4 हो गई, एंड फिफ्थ एप्पल में वो 0 हो गई, मतलब आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो एकदम हाईएस्ट पीक पे पहुंच गया है। अब आप इससे ज़्यादा खाओगे तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, माइनस में चली जाएगी। आपने फिर भी 6 एप्पल खा लिया तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो माइनस में चली गई। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही बोलता है कि आप मोर एंड मोर यूनिट्स कंज्यूम करते जाओ तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो घटती चली जाएगी। आप इसी को आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हो। एक्स एक्सिस पे हमें लेना है यूनिट्स ऑफ एप्पल कंज्यूम्ड, एंड वाई एक्सिस पे हम मार्जिनल यूटिलिटी को पॉइंट आउट करने वाले हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय बच्चों, कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डू हिट द बेल नोटिफिकेशन icon to get the latest update.